आगे आते हैं दोस्तों। 703 क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं। आगे पढ़ते हैं पठार से संबंधित। भारत के पठार दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में से एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। वह कौन सा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा है? तो ये अपना नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा आप जानते हो सिक्किम को चीन से बोले तो तिब्बत से जोड़ता है। देखिए नाथुला दर्रा के बारे में। नाथुला दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। नेक्स्ट आते हैं। दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो कौन सा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। देखिए रोहतांग दर्रा के बारे में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त जोजिला के प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में तथा सिपकिल दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं। भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है? तो वह कौन सा है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप के बारे में देखिए, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप पर स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम करके स्वराज द्वीप रख दिया गया है जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है तथा नील द्वीप का परिवर्तन नाम करके शहीद द्वीप कर दिया है। यह दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है जो पोर्ट ब्लेयर से 36 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है, जबकि विल्सन द्वीप भी दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है जो पोर्ट ब्लेयर से 57 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। आगे देखते हैं कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए हिमालय की घाटियों में प्रमुख कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ हिमालय प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी के उत्तर में धौलाधर पर्वत श्रृंखला स्थित है। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी में देवदार व सेब के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित चीन देश से लगती है। नेक्स्ट देखते हैं हैदराबाद शहर किस पठार पर स्थित है? तो यह दक्कन के पठार पर स्थित है। देखिए हैदराबाद दक्कन के पठार पर मूसी नदी के तट पर स्थित है। यह तेलंगाना राज्य की राजधानी है तथा भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो कौन सा है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। नेक्स्ट, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पे है? काली मिट्टी पाई जाती है। आगे आते हैं। देखिए दक्कन पठार के अधिकांश भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय से निर्मित हुई है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आगे आते हैं। दक्कन का पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो दक्कन के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट ये स्थित है। हम जानते हो इंडिया का नक्शा है, यहाँ पे दक्कन का पठार है तो इधर पूर्वी घाट है और इधर पश्चिमी घाट है। तो दक्कन का पठार भी काफ़ी बड़ा है, आपको पता है सबसे बड़ा पठार है ये भारत का
दक्कन का पठार विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का विशालतम पठार है। यह भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भाग इसी पठार पर मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। दक्कन के पठार को महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम दर्रे। भारत के दर्रे पासेज। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा द्वीप नदी है? तो कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है और 2016 में यह भारत में एक जला बनने वाला पहला नदी द्वीप है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तरी पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो किस में होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आप जानते हो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण इसके उत्तर पूर्वी दिशा से उत्तर दक्षिण की ओर जाने के कारण किया जाता है। इसे शीत मानसून भी कहते हैं क्योंकि इस मानसून में वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की तुलना में कम वर्षा योगदान होता है। इस मानसून से सबसे अधिक वर्षा दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिण छोर कैप कॉमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कैप कैमोरिन आप बताइए कहाँ पे है? दक्षिण भारत महाद्वीप का सबसे तो कहाँ पे है दोस्तों? कैप कैमोरिन ये तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, कैप कैमोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित दक्षिण भारत का हिंद महासागर में एक चट्टानी हेडलैंड है जो उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु है। यह इलायची पहाड़ियों का दक्षिण सिरा है जो भारत के पश्चिमी तट के साथ पश्चिमी घाट श्रृंखला का विस्तार है। झील और उसकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कोलेरू झील महाराष्ट्र में है। यह गलत है क्योंकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए, सुल्तानपुर झील हरियाणा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, जबकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। देखिए और झीलों के बारे में देखते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में है, वेम्बनाड झील केरल में है, नदी कुंड उत्तराखंड में है, चिल्का उड़ीसा में है, गोविंद सागर पंजाब में है, देवताल उत्तराखंड में है, पथ्य सागर राजस्थान में है, डिडवाना राजस्थान में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, सांबर राजस्थान में है, लोकटक मणिपुर में है, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग जम्मू कश्मीर में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? रेणुका झील नहीं है क्योंकि अभी आपने रेणुका झील के बारे में देखा। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, तो ये गलत ऑप्शन होगा क्योंकि केरल राज्य में सस्तम कोट्टा झील है, अष्टमुड़ी झील है, वेम्बनाड झील ये केरल की झील है, जबकि रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की है। आगे देखते हैं, भारत में एक तटीय मैदान का नाम उत्तरी सरकार तट है। आप जानते हो उत्तरी सरकार तट कहाँ पर है? ये बताइए कहाँ पर है उत्तरी सरकार तट? मैंने आपको नोट्स में पढ़ाई थी। तो भारत में एक तटीय मैदान का नाम उत्तरी सरकार तट है जो पूर्वी तट के साथ लगा है। पूर्वी तट के मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है। कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित मैदान को उत्तरी सरकार तट तथा इसके दक्षिण तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे आइए, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा है? पारादीप। कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के महानदी के मुहाने पर स्थित है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लोहे ऐश के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। कौन सा? पारादीप। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में।
इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? तो आपको पता है ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है। आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाई थी। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है। छोटा सा द्वीप है। यह 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आगे आते हैं पश्चिमी तट पर स्थित कन्नड़ मैदान पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है। आगे आते हैं, देखिए पश्चिमी तट पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच स्थित है एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के बीच 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मध्य भाग को कन्नड़ तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी हुई है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और मायाली दर्रा उत्तराखंड में है। आगे आते हैं, हिमालय का सब इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता? तो देखिए शिवकिला दर्रा ये उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को नहीं जोड़ता। तो मानस दर्रा, मानसा दर्रा और नीति दर्रा ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। देखिए शिवकिला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। किससे? शिवकिला दर्रा से। आगे आते हैं, देखिए दर्रे और राज्य, कौन सा दर्रा किस राज्य में है? तो बुर्जला, बनिहाल और पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम, चांगला, खारदुंगला और जोजिला ये लद्दाख में है। रोहतांग, शिवकिला और बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है। नीति दर्रा, माना दर्रा, मुलिंग दर्रा, मानसा दर्रा ये उत्तराखंड में है। मणिपुर दर्रा ये तुजु दर्रा मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश में दीफू, पांगसाउ दर्रा और बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिय संधि का निर्माण करता है? तो कौन सा करता है त्रिय संधि का निर्माण? दीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए पहाड़ियाँ एवं पर्वतीय मैदानों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहते हैं। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है, जो त्रिसंधि का निर्माण करता है। ये भारत एवं म्यांमार के बीच एक परंपरागत मार्ग है जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत और चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो त्रिसंधि का निर्माण आपको पता है दीफू दर्रा करता है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जेलेपला जो जास्कर श्रेणी में ये गलत है, जबकि बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी में, जोजिला बृहद हिमालय में और खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी में। देखिए बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से में हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। इसके द्वारा सिक्किम में भूटान के मध्य आवागमन संभव हो पाता है जेलेपला दर्रा के द्वारा। खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के समीप स्थित है। इसे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियां में शामिल है? तो कौन सा है? खेवर दर्रा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो कौन सा? नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो किसके?
कारगिल के निकट स्थित है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा के बारे में देखते हैं तो भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा कारगिल के निकट स्थित है। यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित इस दर्रे से प्राचीन काल में यारकंद को मार्ग जाता था। इस दर्रे से होकर चीन को एक सड़क बनाई गई है। वर्तमान में यह दर्रा चीन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। किस पे? काराकोरम दर्रे पर। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अभी आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल हिमालय में। आगे आते हैं, दक्षिण पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर एवं अनाईमलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो कौन सा है? पलक्कड़ दर्रा। पलक्कड़ दर्रा केरल तमिलनाडु को जोड़ता है। यह दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। पलक्कड़ को पालघाट के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्रा पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में एक 32 किलोमीटर चौड़ा खाली स्थान है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच इस दर्रे के कारण ही केरल और तमिलनाडु के बड़े इलाके में भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो कौन सा है? भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। देखिए, भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तमहिनी घाट दर्रा यह पुणे जिले के मुलसी और यामिनी तालुका को जोड़ता है। असीरगढ़ का किला यह उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है। असीरगढ़ का किला दर्रा। अंबा घाट दर्रा यह महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले को जोड़ता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो कौन सा है? जोजिला दर्रा, जो कहाँ पे है? सिक्किम में है। देखिए, दोस्तों, जेलेपला दर्रा है सिक्किम में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। देखिए, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यह लेह और मंडी को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। यह सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। यह सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। आगे देखते हैं, खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो यह अफगानिस्तान को जोड़ता है। खैबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। आगे, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें तो कौन सा है? जोलिपला दर्रा। आपको पता है, जोलिपला दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह को जाने वाला राजमार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। समुद्र जल से इसकी ऊंचाई 3529 मीटर है। आगे आते हैं, माना दर्रा उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इससे होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के दर्शन हेतु जाते हैं। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है? तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। खारदंगला पर्वत जम्मू कश्मीर में है। बोलन दर्रा किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है बोलन दर्रा। जेलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम राज्य में है, नाथुला और जेलेपला दर्रा। देखिए, जेलेपला तथा नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इन दर्रों से दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गौचला पास स्थित है? तो किस में है? सिक्किम में। गौचला पास सिक्किम है। आगे देखते हैं, तटीय क्षेत्र एवं द्वीप। तैरते हुए द्वीप एवं फूमडी निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? तो किसकी है? लॉकटक झील की। ये मणिपुर में स्थित है। तैरते हुए द्वीप कहाँ पे है? लॉकटक झील में। देखिए, लॉकटक झील पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह मणिपुर के
मोइरंग शहर में स्थित है। यह झील अपने तैरते वृत्ताकार दलदलों के लिए जानी जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ इसी झील में स्थित है। यह झील आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल है। इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो कौन सी है? पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये खारे पानी की झील है। पुलिकट झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। यह झील बंगाल की खाड़ी से श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा अलग होती है, जो एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करती है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में, जो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो किस नदी द्वारा होता है? नर्मदा नदी द्वारा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुआ है। यह नदी पश्चिम की तरफ बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान दलदली क्षेत्र में शामिल है? तो किसके हैं? कच्छ के रण के। कच्छ का रण। देखिए, कच्छ का रण साल्ट मार्शेस या रेत भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है। नेक्स्ट आगे आते हैं। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में है, और इसका ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण होता है। आगे आते हैं। यह देश का पहला द्वीपीय जिला भी है। भारत का पूर्वी तट एक निम्न अपसादी तट है। भारत का पूर्वी तट निम्न अपसादी तट है। भारत के पूर्वी तट का विस्तार उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। भारत का पूर्वी तट एक निम्न अपसादी तट है। यह निक्षेपों की अधिकता है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी जैसी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होने वाली नदियां सागर में मिलने से पूर्व यहाँ अपसादी का निक्षेपण करती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अपसादों के निक्षेपण और निम्न ढालों के कारण ही पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी है? गुजरात की। देखिए, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात की है। कितनी? 1214.70 किलोमीटर, और महाराष्ट्र की है 652.60 किलोमीटर, केरल की 569.7 किलोमीटर, ओडिशा की 476.7 किलोमीटर। नेत्रिनी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पे है? लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप है और एक सेलुलर जेल भी है? तो किस में है? अंडमान निकोबार द्वीप में। ये 300 से अधिक द्वीप है और यहीं पर सेलुलर जेल भी है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अमीन द्वीप और मिनिकॉय द्वीप किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लक्षद्वीप में है। अमीन द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। देखिए, लक्षद्वीप भारत के दक्षिणी पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय समूह द्वीप है। यह सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है, जिसमें केवल 10 द्वीपों पर जनजीवन है। अमीन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मरुस्थल, डेजर्ट। आइए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये पश्चिमी हिस्से में स्थित है। थार का मरुस्थल भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। देखिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के पश्चिम क्षेत्र राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। लगभग भारत में 85% है और पाकिस्तान में 15% है। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा आता है? तो किस में आता है? राजस्थान में आता है।
आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो थार का रेगिस्तान है। चीन का रेगिस्तान कौन सा है? गोबी है, गोबी मरुस्थल। आगे आते हैं, विश्व में सबसे खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो थार मरुस्थल आप जानते हो गुजरात में भी है, हरियाणा में भी, और पंजाब में, और राजस्थान में भी। 4 राज्यों में फैला हुआ है भारत के 4 राज्यों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है, जबकि हिमाचल प्रदेश में नहीं है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। आगे आते हैं, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो किस में है सफ़ेद रेगिस्तान? जम्मू कश्मीर में है। आप जानते हो सफ़ेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य के कच्छ के रण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुजरात राज्य के कच्छ के रण को कहा जाता है। यह क्षेत्र अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, झील एवं जलप्रपात। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ? तो कौन सी है? लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में, जिसका निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ। आइए, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण प्रीहिस्टोरिक काल में उल्कापिंड से गिरने से हुआ। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित एक मीठे पानी की झील है। इस झील को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1999 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसके पश्चात 19 अगस्त 2002 में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया। किसको? कोलेरू झील को। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आगे आते हैं, भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का क्या नाम है? तो अभी आपने देखा कौन सी है? लोनार झील है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। देखिए, फिर से पढ़ लीजिए लोनार झील के बारे में। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील लोनार झील है। यह झील खारे पानी की झील है जो महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील का निर्माण उल्कापिंड से टकराने से प्लेस्टोनिक काल में हुआ है। 1.85 किलोमीटर के व्यास एवं 500 फीट गहराई के साथ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक भी है। इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील सेलाइड सोडा झील है जो उल्कापिंड के प्रभाव से बुलढाना जिले में बनी थी? तो कौन सी है? लोनार झील है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। आगे आते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यह है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में है, महानदी डेल्टा पर। महानदी डेल्टा पर देखिए, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। यह उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा पर अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांबर झील है। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांबर झील है जो राजस्थान में है। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी अथवा जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? राजहंस के लिए। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों का आकर्षित करने वाले सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधा और जानवरों की कई संकट प्रजातियों का निवास स्थान है। 1981 में इस झील को रामसर कंजर्वेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल कितने हैं? 10 है। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो कौन सी है? लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है।
पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केवुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। इस झील को उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे आते हैं, कोल्लेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस में है? आंध्र प्रदेश में। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह झील देश की एक मीठे पानी की झील है जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है। आगे आते हैं, सोमेगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। सोमेगो झील सिक्किम में स्थित है। सोमेगो झील के बारे में देखते हैं। तो सोमेगो झील या चंगू झील भारत के सिक्किम राज्य में पूर्वी जिले में 3780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक झील है। इस झील का पानी पास की हिमानियों से आता है। सोमेगो झील कहाँ पे है? सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो कौन सी है? बुलर झील। और बुलर झील सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। ओडिशा की चिल्का झील भारत एवं एशिया की सबसे बड़ी एवं विश्व की सबसे बड़ी लेगून झील है। आगे आते हैं, सांबर झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में स्थित है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। कौन सी है? चिल्का झील। आगे आते हैं, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यहाँ पे एक तैरता हुआ क्या है? द्वीप भी है। इस झील में ऐसी झील है जिसमें तैरते हुए द्वीप है। इस झील में जलीय घास तैरते रहते हैं जिन्हें फुमडी कहते हैं। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट रॉरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो कहाँ पे है? जोग जलप्रपात में। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। अतः यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह अरब सागर की मुहाने पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। यह शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा रानी रॉकेट और रॉरर से मिलकर बना है। रॉकेट चौड़ाई इसकी कितनी है? बनी है चौड़ाई की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा? गरसोप्पा जलप्रपात। आगे आते हैं, और ये किस पे है? शरावती नदी पर है। डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध झील है। यह 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी? डल झील। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है। तो वो है, अभी आपने पढ़ा, लोकटक झील। आगे आते हैं, यहाँ पे एक राष्ट्रीय तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो याद रखना लोकटक झील को। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। देखिए, नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है। स्कंदपुराण में इसे ऋषि सरोवर भी कहा गया है। झील के चारों ओर केवल दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर ऊंचे पहाड़ है। इस झील की लंबाई 1500 मीटर, चौड़ाई 445 मीटर और गहराई 30 मीटर है नैनीताल झील की। आगे आते हैं, उमियम झील जिसे बारह पानी झील के नाम से भी जाना जाता है। उमियम झील को बारह पानी झील के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है उमियम झील? तो ये मेघालय में स्थित है। देखिए, उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित एक जलाशय है। आगे आते हैं, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे आते हैं, बुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। बुलर झील ताजे पानी की एकमात्र सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए, बुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के
बांडीपोरा जिले में स्थित है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लंबाई 1600 किलोमीटर, चौड़ाई 9.6 किलोमीटर। बुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। यह भारत का आधिकारिक रूप से सर्वाधिक ऊंचा झरना है। इस झरने की कुल ऊंचाई 455 मीटर है। यह बाराही नदी पर स्थित है। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनिए। तो आप जानते हो सांबर झील अलग है क्योंकि सभी मीठे पानी की झील है। सांबर झील नमकीनी झील है, जबकि डल झील, बुलर झील और बेमना झील मीठे पानी की झील है। तो इसमें से अलग क्या है? सांबर झील। इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्ट चट्टानों पर बड़े उल्कापिंड के गिरने से हुआ है? तो कौन सी है? लोनार झील, महाराष्ट्र की। आगे आते हैं, खेची और पालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। खेची और पालरी सिक्किम राज्य में स्थित है। और देखिए, खेची और पालरी झील सिक्किम की खूबसूरत झील है जिसे बौद्धों के साथ साथ हिंदू भी पवित्र जलाशय के रूप में मानते हैं। आगे पढ़ेंगे हम ग्लेशियर, हिमनद। सियाचिन ग्लेशियर बोले तो सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो सियाचिन किस श्रेणी का भाग है? तो ये काराकोरम पर्वतमाला का भाग है। मैंने आपको नोट्स में पढ़ा दिए सब। ये सियाचिन हिमनद क्षेत्र हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक हिमानी है। यह काराकोरम के पांच बड़े हिमानियों जैसे सियाचिन, ब्याफो, हिसार, बाल्टोरा, चोलोलुंगमा में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लंबाई 75 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। तो भारत का तो यही है। आगे आते हैं, बर्फ का जमाव से ही हिमनद ग्लेशियर बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो अभी आपने देखा सियाचिन ग्लेशियर है। आगे आते हैं, और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां पर वर्ष 1984 में भारतीय सेना तैनात थी। आगे पढ़ेंगे हम अपवाह तंत्र। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद कौन सी नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है? तो किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे आते हैं, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो कौन सी नदी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिमी बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। इस नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो कौन सा है? गंगा बेसिन। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? गैर बारहमासी नदी है तो आप जानते हो कृष्णा नदी है, क्योंकि आपको पता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये तो बारहमासी नदी है जबकि कृष्णा नहीं है, ये गैर बारहमासी है। आगे आइए, कृष्णा नदी के बारे में पढ़ना चाहे तो देख लीजिए। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह एक गैर बारहमासी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है देख लीजिए, 25,258,948 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र में फैला है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी देख लीजिए, भीमा, तुंगभद्रा। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं कोयना, दुग्धगंगा,
दुग्धगंगा, मूसी और घाट प्रवाह आदि हैं। बारहमासी नदियों में वर्ष भर जल का प्रभाव बना रहता है, जबकि गैर बारहमासी अथवा मौसमी नदियाँ अक्सर गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलकर और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो कौन सी है? लूणी नदी। लूणी नदी ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी है? ब्यास नदी सिंधु नदी की सहायक है, जबकि ये नहीं है। देखिए सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, देख लीजिए। झेलम, चेनाब, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदियां हैं। इसके अतिरिक्त गिलगिट, काबुल, स्वात, कुर्रम, टाची, गोमल। आगे ये निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? महानदी नहीं है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से महानदी नहीं है, जबकि गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी है। ये पूर्व की ओर से निकलने वाली नदियों जो पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, उनमें से 3 नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिमी बंगाल में बहते हुए बंगाल में प्रवेश करती है? तो कौन सी है? तिस्ता नदी, जो सिक्किम से निकलती है और बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तिस्ता नदी भारत के सिक्किम, पश्चिमी बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इस नदी का उद्गम भारत के सिक्किम राज्य के कांगसे हिमनद के पास चौलामू झील से होता है। इस नदी को सिक्किम और बांग्लादेश की जीवन रेखा कहा जाता है। रंगीत नदी सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है, जो तिस्ता की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे आते हैं, देखिए दामोदर नदी के बारे में देखते तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली नदी है। धनसिरी असम और नागालैंड में बहने वाली नदी है, जो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच स्थित है। देखिए बारी दोआब ब्यास और रावी नदियों के बीच स्थित है। चाज दोआब ये झेलम और चेनाब के बीच स्थित है। रचना दोआब चेनाब और रावी के बीच स्थित है। बिष्टी दोआब ब्यास नदी और सतलुज के बीच स्थित है। आगे आते हैं, पूर्णा और गिरना नदियाँ निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? तो कौन सी है? किसकी? ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है? तो किसका है? कृष्णा का। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास होता है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। कोसी नदी गोसाईधान से कर नेपाल से निकलती है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। बेतवा नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। निम्न में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी है, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये अपनी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। माही मत समझ लेना, माही तो आप जानते हो पश्चिम से पूरब की ओर ही बहती है। सॉरी, माही नदी। आगे आते हैं, माही नदी भी आप जानते हो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो कौन सी है? नर्मदा नदी, ये अपने अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय में तीसरा सबसे बड़ा तंत्र है और यह है ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है महानदी। देखिए महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय में तीसरा सबसे बड़ी और ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के हिसाबा के निकट निकलती है और ओडिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लोकपावनी और भवानी नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो किसकी है ये? तो देखिए लोकपावनी और भवानी ये अपनी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण भारत की पैन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये नंदी पहाड़ी से निकलती है। ये पैन्ना नदी कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पापाधनी, चित्रावती नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। निम्न में से कौन सी नदी
भारत की हिमालयी नदियों से सबसे पश्चिमी नदी है? तो कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। देखिए, सिंधु नदी भारत की हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चौमायुंगडोंग ग्लेशियर से होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में प्रभावित होते हुए यह नदी हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज आदि नदियाँ आती है। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियमन के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल कितने % भाग का उपयोग कर सकता है? तो भारत 20% भाग का उपयोग कर सकता है। देखिए, 1960 को हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियमन के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल 20% भाग का उपयोग कर सकता है। आगे आते हैं, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, गोदावरी नदी ये घाट प्रवाह इसकी सहायक नदियाँ में से एक है। घाट प्रवाह आप जानते हो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, यह पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है गोदावरी नदी। इसका जल निकासी वैष्णव आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बनास इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो ये ब्राह्मणी झारखंड से निकलने वाली नदी है, ये पंजाब में नहीं बहती है। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो ये गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। सोन नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से होता है और यह गंगा की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। यह बिहार के पटना जिले के समीप गंगा में मिल जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम क्या है? तो दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। आगे आते हैं, ये नुब्रा घाटी में स्थित है। कौन सी नदी प्रणाली एक सुदृश्य प्रपात बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो कौन सी है? सिंधु नदी प्रणाली। यह सुदृश्य प्रपात बनाते हुए जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। देखिए, सिंधु नदी जल प्रणाली तिब्बत की मानसरोवर से निकलकर सदृश्य प्रपात बनाते हुए जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करती है और यह नदी पाकिस्तान, भारत, चीन तीनों देशों में प्रवाहित है। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी बिहार का शोक है। यह निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। नेक्स्ट आते हैं, और ये कहाँ कोसी के बारे में पढ़ते हैं? तो कोसी बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली कोसी नदी बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। यह नदी उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का पालना है। आगे आते हैं, नुबा और श्योक नदी की सहायक नदियाँ है। तो किसकी नदी है? किसकी? नुबा और श्योक सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है। देखिए, आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ी से निकलती है? तो कौन सी है? महानदी प्रणाली। यह मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। वर्तमान में महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर पहाड़ियों से स्थित सिहावा पहाड़ी से निकलती है और शिवनाथ, हसदेव, मंड, जौक, तेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट, मध्य भारत की उस नदी का नाम बताइए जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। तो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724। आगे आते हैं, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है?
तो ये गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देखिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी से हुआ है। किससे हुआ है? त्र्यंबक पहाड़ी से हुआ है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, जबकि कावेरी नदी को भारत की गंगा दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। याद रखना, दक्षिण गंगा कौन सी है? गोदावरी, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी नदी है। नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद का कारण चर्चाओं में था। तो किस नदी पर है ये? महानदी पर। महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण के लेकर विवाद का कारण बना। विश्व कौन सी नदी गौमुख हिमनद से निकलती है? तो आप जान गए होंगे गौमुख हिमनद से कौन सी नदी निकलती है। और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी से मिलने से पहले 193 किलोमीटर प्रभावित होती है। तो कौन सी है? भागीरथी नदी और अलकनंदा ये दोनों आकर देवप्रयाग में मिलती है, तब इसका नाम गंगा हो जाता है। आइए, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गौमुख गंगोत्री हिमनद से हुआ है। यह 193 किलोमीटर प्रभावित होने के पश्चात देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। इसकी संयुक्त धारा को गंगा नाम से जानते हैं। आगे आते हैं, भारत की नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक से होता है। जबकि देखिए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप होता है। कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के समीप होता है। और कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में गोकाडू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? इस पर बहुत सारे बांध हैं, जल जीवन में कमी हो रही है, इसका जल पीने योग्य नहीं है, नदी सूख रही है। इसका कारण क्या है कि गंगा नदी संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण है? तो इसका एक ही रीजन हो सकता है, वो है जल जीवन में कमी हो रही है। आगे आते हैं, देखिए, मानवीय गतिविधियों में अत्यधिक प्रभावित होने से गंगा नदी आज संकटापन्न नदी कही जाने लगी है, जिसका मुख्य कारण है कि अत्यधिक जल प्रदूषण और जल की कमी से इनमें जलीय जीव की कमी होती जा रही है। गंगा डॉल्फिन जो वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जल घोषित की गई थी, वे अस्तित्व पर संकट मंडराने के कारण गंगा नदी में जीवन को संरक्षित करने तथा इसके जल को प्रदूषण रहित बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो कौन सी है? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा पर्वतमाला है। गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभाव, उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये चला गया है नमामि गंगे कार्यक्रम। ये 2014 में शुरू किया गया था। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यह त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से यह नदी निकलती है। और इसकी लंबाई आप जानते हो कितनी है? 1465। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी? गंडक नहीं है।